तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर एकेडमी के ऐप के ऊपर। और आज से हम लोग एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जोड़ा है। जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जब तक आप लोगों की मिल रही हैं तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। और जैसे ही आप लोगों की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो एक महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग जीएस वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बाकी क्लासेस भी अच्छी चल रही होंगी और आप लोगों को लोकेश सर एकेडमी के साथ यहाँ पर रह के पढ़ के अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले हम लोगों को उसके बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर वो सारे बच्चे कवर हो जाएंगे जिसने इसके पहले पढ़ा है या जिसने इसके पहले नहीं पढ़ा है, तो दोनों ही बच्चे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना होगा कि कोई भी विषय को पढ़ने के पहले उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। और अगर आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो जो है ज़रूर देखें और साथ साथ जो है इसके नोट्स भी बनाते चलें। तो आप लोगों को बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है ठीक उसी तरीके से इस ऑनलाइन क्लास का भी जो है वो लुत्फ़ उठाना है और फ़ायदा उठाना है। तो भारत में यूरोपियन जो हैं उनका आगमन कैसे हुआ, इससे हम लोग समझेंगे कि भारत में उस समय क्या स्थिति रही होगी और हम लोग किस तरीके से इन चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्री यात्री जो हैं उन्होंने भारत की खोज करना जो है प्रारंभ कर दी थी। लेकिन ना केवल भारत की खोज, ये दूसरे देशों की भी यात्राएं जो हैं करते थे। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एक बार्थोलोमेव डायस जो हैं ये पहले समुद्री यात्री हैं। इसके पहले आप लोगों ने केवल 2 व्यक्तियों का नाम सुना होगा। पहले व्यक्ति जो थे वो थे कोलंबस, जो 1492 में निकले थे और वो इंडिया का रास्ता भूल गए जब उनका कंपास ख़राब हुआ। और उसके बाद में वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गए थे। लेकिन उसके पहले भी एक व्यक्ति थे जो वर्ल्ड की खोज के लिए आगे निकले और बार्थोलोमेव डायस जो हैं इनको जाना जाता है। तो पहले समुद्री यात्री जिन्होंने समुद्र के द्वारा आप कह सकते हो आवागमन करने की कोशिश की, उसको हम लोग कौन बोलते हैं? बार्थोलोमेव डायस बोलते हैं। तो कब से कब तक? तो 1451 से लेके लगभग 1500 का भाग जो है इनके पास में रहेगा, इनके पास में रहेगा। और जहाँ जहाँ पे आप ये शिप्स देख रहे हैं वहाँ वहाँ पर आप बोल सकते हो इन्होंने क्या की हैं, यात्राएं की हैं। तो क्या भारत भी इन्होंने यात्रा की? नहीं, भारत इनके द्वारा यात्राएं नहीं हो पाई, लेकिन इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते जो हैं उनके माध्यम से बाकी लोगों ने भारत की यात्रा और अन्य देशों की यात्राएं जो की। 1488 में केप ऑफ गुड होप जो है, जो कि साउथ अफ्रीका के दक्षिण में आप लोगों को मिलेगा, उसको भी ढूंढने वाले जो हैं वो कौन थे? बार्थोलोमेव डायस भी थे। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि केप ऑफ गुड होप जो है वो कहाँ पर है। तो याद रखना आपको, अफ्रीका महाद्वीप में जो साउथ अफ्रीका देश है वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। और इसकी खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमेव डायस जो है उन्होंने की थी। और कब की थी? तो 1488 जो है उसमें इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से ये जो देश हैं एक दूसरे से समुद्री सीमाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग समुद्र के माध्यम से इन देशों तक पहुंच सकते हैं तो निश्चित ही पूरे दुनिया का चक्कर जो है इन समुद्री यात्राओं के द्वारा किया जा सकता है। और आज भी आप लोग जानते हैं कि सबसे आसान और सबसे सस्ता आवागमन जो है वो समुद्री यात्रा के माध्यम से ही संपन्न होता है। हाँ, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रास्ता जो है दुनिया के भ्रमण का वो कौन सा है? यही है। तो बार्थोलोमेव डायस ने जब इसे ढूंढा तो उन्होंने कहा कि एक नया भाग हम लोगों ने ढूंढा है जो कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर बाकी के जो समुद्री यात्री वो आके रुकते थे। आप बोल सकते हो कि जो बाकी के समुद्री यात्री हैं उनका ये विश्राम गृह जो है वो हो सकता है। अब विश्राम गृह से मेरा मतलब ये होगा, विश्राम गृह से मेरा मतलब ये होगा जहाँ पे ये लोग आके क्या करते थे? विश्राम करते थे, या आप बोल सकते हो ये रेस्ट हाउस की तरह काम करता था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये अतिरिक्त जानकारी और आप लोगों को इसमें आज समझ में आई होगी।
उसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो स्वदेशी लोग वेस्ट इंडीज़ के पहले निवासी बने, और ये स्वदेशी कौन थे? ये स्वदेशी थे जो यूरोप से भारत की ओर जो है वो क्या किए? आगमन किया। ठीक, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का एक महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो कोट है, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। तो अगर आप लोगों के पास में लहरों से लड़ने की ताकत नहीं है तो आप कभी भी समुद्र नहीं पार कर सकते। तो एक मोटिवेशनल आप बोल सकते हो स्पीच है, ये एक मोटिवेशनल कोट है। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है पहली बार यूरोप से आप देखेंगे अन्य आइलैंड्स की खोज के लिए ये लोग निकले, वेयर ही इज़ बिलीव्ड बाय हिस्टोरियन टू हैव फर्स्ट सेट फुट ऑन द लैंड इन द बहामास। तो ये पहले आप बोल सकते हो समुद्री यात्री हैं जिन्होंने समुद्र के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन करने के लिए और मुख्य रूप से आइलैंड्स की ओर जाने का जो है वो प्रयास किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी आइलैंड के ऊपर अपना पहला कदम रखा, और उस आइलैंड का नाम जो है वो क्या था? बहामास था। ठीक, तो मुझे आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में और उसके अलावा जो चैट सेक्शन है उसमें कि ये जो बहामास है, ये जो बहामास है एक ब्रांड है हमारे इंडिया में, बहामास। ठीक है, तो पहला तो ये किस चीज़ का ब्रांड है? किस चीज़ का ब्रांड है ये आपको बताना है। और दूसरा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहामास के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से मतलब है जो इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो ये किस चीज़ का ब्रांड है, मतलब बहामास एक्चुअल में है क्या, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर उनका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 और इनके पहले बार्थोलोमेव डायस जो हैं वो समुद्री यात्री बने। उसके बाद में वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग जो है उसकी क्या की? खोज की। तो 1498 में पहली बार ऐसा हुआ कि वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुँचे। इसके पहले मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले थे, लेकिन वह अपना कंपास जो है ना वो ख़राब कर लिए, या ख़राब हो गया उनका कंपास, और उन्हें ईस्ट में जाना था और वो पहुंच गए थे वेस्ट में। जब वो वेस्ट में पहुंचे तो इस जगह पर उन्हें वेस्ट इंडीज़ मिला, ये वाला आप बोल सकते हो भाग। और यहाँ पे जो इंडियंस उनको मिले, यहाँ पर जो इंडियंस उनको मिले उन्होंने उनको नाम दिया रेड इंडियंस। ठीक, और इस वाले भाग को, मतलब इस वाले भाग को उन्होंने क्या कहा? वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो इस तरीके से और अतिरिक्त जानकारियाँ अब आप लोगों को मिलती जा रही हैं। वास्को डी गामा आप देखेंगे लगभग 4 साल तक भारत में रहे। तो 1498 से 1502 तक ये भारत में रहे, और अलग अलग ट्रेडिंग स्टेशंस जो हैं उन्होंने अपने डेवलप किए यहाँ पर, जिसमें पहला ट्रेडिंग स्टेशन जो है उन्होंने कैलीकट में किया था, ये मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में बताया। फिर दूसरा जो है वो कोचीन में किया था, तीसरा जो है वो कैन्नौर में किया था। इस तरीके से 3 ट्रेडिंग स्टेशन का मतलब ये होता है व्यापारिक स्टेशन, जहाँ से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार मुख्य रूप से जो आप जानते हैं काली मिर्च का जो व्यापार है, काली मिर्च का ये व्यापार करते थे। और मैंने आपको बताया था कि ठंडे प्रदेशों में जो मसाले होते हैं उनकी मांग बहुत होती है। देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ स्पाइसेस, स्पेशली ब्लैक पेपर इन यूरोपियन कंट्रीज़। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मीट प्रिजर्वेशन जो है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मांस का जो संरक्षण होता है, या मांस को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इन ब्लैक पेपर्स का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे, या फिर मसालों का इस्तेमाल करते थे। और इसकी मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से समुद्री यात्री यहाँ पर आए, और आप कह सकते हो वास्को डी गामा ने जैसे अपने ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए, बाकी यूरोपियंस ने भी अपने अपने ट्रेडिंग स्टेशंस जो है यहाँ पर बनाए और डेवलप किए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं वो भारत आ रही थी, जिसमें सबसे पहली जो यूरोपियन कंपनी थी वो थी पुर्तगाली या पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब आए थे? तो 1498 जो है
इसमें पुर्तगाली भारत आए, जिसमें मुख्य रूप से आप लोग वास्को डी गामा को जानते हैं। इसके पहले 2 नाम मैंने आप लोगों को और बताए हैं। बार्थोलोमेव डायस पहले हैं, दूसरे जो हैं वो है आपके कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर दूसरे नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया था ये आई थी 31 दिसंबर की बात है। ये 31 ऑफ दिसंबर 1599 वो एक चार्टर बना के दिया गया था। और आप लोग जानते हैं ये चार्टर जो है ये 15 साल का था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जाकर 15 साल के लिए, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए मोनोपोली ट्रेड से मतलब होता है कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल एक सेलर होगा, मतलब एक बेचने वाला होगा, और मल्टीपल बायर होंगे, मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोग खरीदने वाले होंगे। तो ऐसा बाज़ार जहाँ पर केवल एक ही दुकान हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हों, तो उसे हम लोग एकाधिकार बाज़ार या फिर मोनोपोली मार्केट जो है वो कहते हैं। तो 15 साल का इनको चार्टर जो है वो दिया गया क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। फिर उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ठीक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के 2 साल बाद आई, सन 1616 में। ठीक है, आप देखेंगे डैनिश कंपनी जो है वो आती है। और सबसे अंत में जब यहाँ पर औरंगज़ेब का शासन होगा तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो कई बार पूछ लेता है कि कौन सी कंपनी कब आई है, तो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जो है वो कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, और सबसे अंत में जो आए थे वो कौन थे, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की कंपनी जो है यहाँ पर थी। तो ये समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत की ओर आए, और भारत की जो अपार संपदा है, जो संस्कृति है, आप बोल सकते हैं हमारा जो समाज है, उसको अपने अनुरूप ढालने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें सबसे पहले थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों में मैंने आपको बताया वास्को डी गामा जब यहाँ पर आए तो लगभग 4 साल तक रहे, और अलग अलग स्थानों पे, जिसमें कैलिकट, कोचीन, कैन्नूर जो हैं, सी दिमाग में रखना है आप लोगों को, वहाँ पर उन्होंने अपने व्यापारिक स्टेशन जो हैं लगाए, जहाँ से वो अपार मात्रा में मुनाफा और उसी के साथ साथ जो क्षेत्र है उसको जीतते गए। वास्को डी गामा के बाद में आप देखेंगे जो पुर्तगाली थे, जिनका नाम था फ्रांसिसो अल्मेडा या फ्रांसिसो अल्मेदा, कई बार ये लिखा मिलता है। तो ये पहले गवर्नर बने, याद रखिएगा, जिन्होंने जल नीति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन आता है भारत में जल नीति की शुरुआत किस गवर्नर के द्वारा की गई, तो आप लोगों को याद रखना है भारत में जल नीति की शुरुआत जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है उनके द्वारा की गई। यह गवर्नर जो रहे थे वो रहे थे 1505 से लेके, है ना, 1509 तक ये क्या रहे, गवर्नर रहे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जब फ्रांसिसो अल्मेडा यहाँ से गए तो उनका स्थान जो है अल्फांसो दी एबीबर्ग जो हैं उनके द्वारा लिया गया, और यह 1509 से लेके 1515 तक यहाँ पर क्या रहे, गवर्नर है। तो क्या सर ये सारे के सारे गवर्नर्स हम लोगों को याद करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, जो याद करने वाली बात होगी मैं बता दूंगा। जैसे जल नीति वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल नीति की पॉलिसी जो है किसके द्वारा की गई थी, ये कार्टेजेस, ये पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत बोला जाता था इसको, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो वाटर पॉलिसी या जल नीति किसके द्वारा आई है, तो फ्रांसिस अल्मेडा के बाद में के द्वारा लाई गई है, और इनके बाद में जो गवर्नर बने थे उनका नाम था अल्फांसो। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की जो संस्थापक माने जाते हैं वो इन्हीं को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगालियों के संस्थापक है, तो अल्फांसो हैं। अल्फांसो आम आपने खाया होगा तो दिमाग में वैसे रख सकते हैं आप। बीजापुर से गोवा जो है उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो बीजापुर एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था, जो गोवा उसका एक अभिन्न अंग था। गोवा जो है इन्होंने क्या कर लिया, हथिया लिया। आज भी आप में से अगर कुछ लोग गोवा गए हैं या अगर आगे भविष्य में जाते हैं तो आप देखेंगे आज भी आपको वहाँ पर पुर्तगाली मिलेंगे। मुसलमान जो हैं उनको यहाँ पर खूब सताया गया, बोल सकते हो। विजयनगर के श्री कृष्णदेव राय जो कि 1510 में, है ना, भटकल पर कब्जा कर लिया था इन्होंने, और भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति शुरू कर दी थी इनके द्वारा। किनके द्वारा? अल्फांसो दी एल्बुबर्ग जो है उनके द्वारा। अपने प्रभाव
क्षेत्र में सती प्रथा पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति उस टाइम पर पाई जाती थी, कुछ स्थानों पे आज भी पाई जाती है, जिसे सती प्रथा के रूप में जाना जाता है। ये सती प्रथा क्या है? सती प्रथा में होता ये है कि यदि कोई महिला है जो कि शादीशुदा है और उसके पति की जो है वो क्या हो जाती है, मान लीजिए डेथ हो जाती है, उसका जो पति है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो जो महिला है अपने पति के डेड बॉडी के आप बोल सकते हो चक्कर लगाती हैं 3 बार। अगर किसी के द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है ना, चक्कर लगाने से, तो वो सती होने से बच जाएंगी। और अगर समाज में कोई भी उन्हें स्वीकार करने को नहीं तैयार है तो पति के साथ ही उन्हें जो है जला दिया जाता था। तो ये जो सती प्रथा है उनको प्रतिबंधित किया गया। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा मैं, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजधानी है कोच्चिन, याद है मैंने कैलीकट, कोच्चिन, कैन्नूर बताया था आप लोगों को, जस्ट पीछे बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये रहा, तो वास्को डी गामा ने कैलीकट, कोच्चिन और कैन्नूर। तो ये कोच्चिन जो है आप देखेंगे राजधानी हुआ करती थी। तो क्वेश्चन आता है कि ये गोवा राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? तो कोच्चिन से गोवा जो है राजधानी बनी थी 1530 में, और नीनुदुकोन्हा जो हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं करना है तो आप ये ज़रूर याद रखें, नीनुदुकोन्हा जो है उसका नाम याद रखना है आप लोगों को। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो राजधानी है वो स्थानांतरित की गई कोच्चिन से गोवा में, और ईयर जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1530 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे उनके शासन में ही दीव और गुजरात बस्ती या बस्ती गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगाली जो है वो कब्जे में आ गए। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनको बुलाया था गुजरात किंग ऑफ बहादुर शाह। तो पुर्तगाली जो हैं इनके द्वारा अधीनता में आ गए। तो बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह को बाद में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और दीव वाले क्षेत्र जो हैं उन्हें नेगोशिएट करके या बातचीत करके आप बोल सकते हो, ये जो पुर्तगाली हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र को क्या कर लिया गया, हथिया लिया गया। ठीक है, तो नीनुदुकोन्हा जो है ना, उन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया कोच्चिन से गोवा। और आप देखेंगे गुजरात के शासक जो हैं राजा बहादुर शाह, वो पुर्तगालियों के अधीन आ गए, उनके कब्जे में आ गए। बाद में समझौता कर, बातचीत कर जो है पुर्तगालियों ने जो क्षेत्र है उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनका आगमन होता है सन 1600 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का आप बोल सकते हो अधिकार है, और ये जो है इंडोनेशिया का जो भाग है वहाँ पर जाकर व्यापार करना शुरू कर देंगे। अब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम हैं ये, इनके पास कंपनी के कुछ आप बोल सकते हो ऑफिसर्स और कुछ क्लर्क जो हैं वो गए, और उन्होंने अपना बिज़नेस प्रपोज़ल जो है वो महारानी एलिजाबेथ के सामने रखा कि हाँ, अगर आप हमें भारत जाकर काम करने का मौका देती हैं तो हम आपको अपार संपदा के साथ साथ धन जो है वो अर्जित करके बताएंगे, और उसमें आपका परसेंटेज और शेयर जो है वो इतना इतना रहेगा। अब ये बात क्वीन एलिजाबेथ को बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला लोग स्मार्ट हैं तो क्यों ना इनको परमिशन दे दी जाए। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी के लोगों को भारत में 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए, 15 साल का व्यापार करने के लिए आप बोल सकते हो, क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। और आप देखेंगे कंपनी कैन ऑल्सो वर्क ऑन द वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मैगलन। तो आप देखेंगे मैगलन जनसंधि है, वहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी, काम कर रही थी। अब 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये पूरी की पूरी बात हुई और इनको चार्टर भी मिल गया, लेकिन मैंने आपको बताया क्या ये लोग पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। ठीक, और ये कहाँ पहुंच गए, इंडोनेशिया पहुंच गए, लेकिन कंपनी तो बनानी थी। तो कंपनी में कौन कौन था, मैंने आपको बताया था, ऑफिसर होते थे, कुछ क्लर्क होते थे, और एक होता था गवर्नर जनरल जो भारत में काम करता था कंपनी के लिए। ठीक, तो क्लर्क, ऑफिसर और गवर्नर को मिला के आप बोल सकते कंपनी बन गई। इन सभी को चलाने के लिए लंदन में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, और वो बताते थे कि कंपनी की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे करनी है,
गवर्नर्स की नियुक्ति कैसे करनी है, कौन अधिकारी बनेगा और कौन जो है वो बाबू बनेगा, ये सारे डिसीजन जो हैं लिए जाते थे कंपनी के 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये कंपनी 1600 में निकली और लगभग 8 साल के गैप के बाद में सन 1608 में ये कहाँ पहुँची, दिल्ली पहुँची। अब आप देखेंगे उस टाइम पर मुग़ल दरबार जो है वो चेंज हो चुका है। अकबर जो हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो जाएगी, और ये बाबर हैं, तो बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, तो अकबर की जो है डेथ हो जाएगी। और अकबर का बेटा जो है जिसका नाम है सलीम, यह सलीम जहांगीर के टाइटल से, जहांगीर का मतलब होता है कि जो सबको जीत ले, ठीक, दुनिया का राजा, तो जहांगीर के टाइटल से आप बोल सकते हो ये क्या बने, राजा बने। आप देखेंगे 1603 में तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की डेथ हो गई है और इनके स्थान पे जेम्स प्रथम जो हैं वो क्या बन गए, शासक बन गए। तो महारानी की डेथ हो गई है और उनका स्थान जो है अब जेम्स प्रथम ने ले लिया है। आप देखेंगे जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपने एक ब्रांड एम्बेसडर को भेजा जिनका नाम था सर थॉमस रो। ये क्यों गए, क्योंकि कंपनी का एक व्यक्ति भी जहांगीर के पास गया था फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए। तो फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए जब ये गए तो फैक्ट्री की परमिशन तो नहीं मिल पाई। तो उन्होंने कहा क्या किया जाना चाहिए सर, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग राजा से बात करते हैं। तो जेम्स प्रथम ने कहा कि मैं अपने व्यक्ति को भेज रहा हूँ। सर थॉमस रो जो हैं उन्होंने जहांगीर को कन्विंस किया और इस तरीके से पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में डाली गई सन 1613 में, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स हैं, लिखा ना, विथ कैप्टन थॉमस बेस्ट विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज, और 1612 में ही जेम्स प्रथम ने इनकी मदद की और पुर्तगालियों पे पहली जीत जो है वो दर्ज की गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट या कुछ क्वेरी आई हो तो आप नोट डाउन जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और जब मेरा डाउट क्लियरिंग वाला सेशन होगा तो वहाँ पर आप उससे पूछ सकते हो, ठीक। तो जहांगीर से परमिशन के साथ साथ उन्होंने 3 जगह की और परमिशन ली कि सर एक आगरा भी हम लोगों को चाहिए सूरत के अलावा, अहमदाबाद में भी हम लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, और एक बड़ोच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे जब पुर्तगालियों का दमन होने लगा तो पुर्तगालियों ने वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश की, और इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे चार्ल्स सेकंड जो हैं, जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, उनका विवाह जो है पुर्तगाली की कन्या से कर दिया गया। तो डाउरी में या फिर आप बोल सकते हो दहेज में जो पुर्तगाली हैं उन्होंने लगभग आप कह सकते हो बम्बई पूरा जो है वो दे दिया किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स प्रथम के द्वारा मिल गया डायरेक्टली। तो अभी मैंने लिखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हो गया इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली किसके द्वारा दे दिया गया, चार्ल्स सेकंड के द्वारा। और बदले में चार्ल्स सेकंड को क्या मिल रहा है, यहाँ से रेंट मिल रहा है, और रेंट जो है वो है एनुअली 10 पाउंड का। उस टाइम पर 10 पाउंड भी आप बोल सकते हो एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। वहीं पर आप देखेंगे मद्रास में एक इनका किला था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसे मसूलीपट्टनम से जो है वो क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। और ब्रिटिशर्स जो हैं उनका पूर्वी तट का जो हेडक्वार्टर है अब ये मसूलीपट्टनम ही रहेगा। when the former was given by the चंद्रगिरी चीफ टू द इंग्लिश इन 1639। और वहीं पर आप देखेंगे चंद्रगिरी के प्रमुख के द्वारा जो है 1639 में इस क्षेत्र को हथिया लिया गया और इस पर फिर कब्जा कर लिया गया। उसके आगे आप देखेंगे जैसे कलकत्ता जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 गांव जो है वो मशहूर थे, जिसमें आप बोल सकते हो सतौंती जो है वो मिल जाएगा आपको, गोविंदपुर मिल जाएगा, और कालीकत्ता जिसको बाद में आप कलकत्ता बोलने लगे, ये पहले बंगाल के गवर्नर्स के अधीन हुआ करता था। बाद में जो ब्रिटिशर हैं या जिनको आप अंग्रेज बोलते हो वो अपनी अधीनता में इसे ले लेंगे, ठीक।
उसके बाद में फोर्ट विलियम जो है उसको 1700 में बनाया गया और बाद में यहीं से 1911 में राजधानी जो है वो स्थानांतरित हुई, कहाँ पर आपके दिल्ली में। तो क्वेश्चन आएगा फोर्ट विलियम कहाँ पर है, कलकत्ता में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो कहाँ पर है, वो मद्रास में है। और इसे स्थानांतरित करके क्या कहाँ पे की गई थी राजधानी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और लंबे समय तक ब्रिटिशर्स की राजधानी कौन सी रही है, तो यही फोर्ट विलियम रही है, जो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय स्थानांतरित हो जाएगी। कहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगी, दिल्ली में स्थानांतरित हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वो हो जाए फटाफट, ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो मैंने आपको बताया था समुद्री यात्री बार्थोलोमेव डायस ने समुद्री यात्राओं की खोज की और धीरे धीरे समुद्र के आश्रय सभी के लिए खुल गए। कोलंबस जो कि पहले समुद्री यात्री थे जो इंडिया की तलाश में निकले थे और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज की। पहला आइलैंड जिस पे इन्होंने कदम रखा था उसको बहामास के नाम से जाना जाता है। मैंने 2 प्रश्न पूछे आप लोगों से, इसका जवाब मैं जब आपसे मिलूँगा तो लूँगा कि एक पहला ये किस चीज़ का ब्रांड है बहामास वो इंडिया में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उसके अलावा वास्को डी गामा ये भारत की खोज करने वाले पहले पुर्तगाली थे। ये 1498 में भारत आए थे, 4 साल तक यहाँ पर रहे। कैलिकट, कोचीन, कैन्नौर में रहे। उस टाइम पर कोचीन को इसने राजधानी बनाई। इनके जाने के बाद में आप देखेंगे जो पहले पुर्तगाली थे वो थे फ्रांसिसो अल्मेदा। तो इन्होंने जल नीति जो है उसको चलाया था। अल्फांसो जो हैं ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं कैप्चर करने के लिए। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। तो बीजापुर से इन्होंने गोवा को क्या कर लिया था, हथिया लिया था। सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था। हाँ, राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो कोचीन से गोवा की गई थी 1530 में। किसके द्वारा की गई थी, नन्नुदुकोना के द्वारा की गई थी। फिर आप बोल सकते हो कि जो गुजरात के बड़े शासक थे जिनका नाम है किंग बहादुर शाह, उनको भी इन्होंने अपनी अधीनता में ले लिया और बाद में पुर्तगालियों के साथ में इन्होंने समझौता करके इस क्षेत्र को पुर्तगालियों को दे दिया। फिर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। 15 साल का चार्टर देंगी ये कि आप जाके व्यापार कीजिए, जिसमें क्लर्क, ऑफिसर और गवर्नर जनरल होंगे। इनकी नियुक्तियाँ 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाएगी। 1608 में भारत पहुँचेंगे। उस टाइम पर जहांगीर शासक है और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की यहाँ पर डेथ हो गई है। जेम्स प्रथम यहाँ पर शासक बने हैं। इन्होंने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर जिसका नाम था सर थॉमस रॉस को भेजा। जहांगीर से परमिशन ली। पहली फैक्ट्री सूरत में डली। 3 अतिरिक्त फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने आगरा, अहमदाबाद, बरोच की बात की। बाद में पुर्तगालियों ने जो है ब्रिटिशर्स के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। चार्ल्स सेकंड से पुर्तगालियों की बेटी का विवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप बम्बई जो है वो चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिल गया और चार्ल्स सेकंड ने यही बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में है उसे किराए पे दी थी, जिसके बदले में 10 पाउंड उनको किराया मिलता था। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था उसको मसूलीपट्टनम से स्थानांतरित कर दिया गया। ये उस समय अंग्रेज़ों के लिए पूर्वी कोस्ट में एक हेडक्वार्टर या मुख्यालय हुआ करता था। वहीं पे आप देखेंगे जो कलकत्ता है वो धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से 3 गांव मिलेंगे आपको। सुल्तानती जो है, गोविंदपुर है, कालीकट जिसको बाद में कलकत्ता बोलने लगे, ये बंगाल की अधीनता में जो हुआ करते थे उनके गवर्नर्स की अधीनता में। बाद में इन्हीं को जीत के ब्रिटिशर्स के पास में आ जाएंगे। यही कलिकत्ता में आप देखेंगे मुख्य रूप से फोर्ट विलियम जो उसकी स्थापना की गई सन 1700 में और 1911 तक ये ब्रिटिशर्स की राजधानी रही। और 1911 में आप बोल सकते हो कि इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जितने भी हर्डल्स है, जितनी भी समस्याएं थी, उसे क्या कर लिया, पार कर लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आज आप अपने जीवन की समस्याओं को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। तो जहांगीर के समय आप देखेंगे धीरे धीरे जो ट्रेडिंग पोस्ट है या व्यापारिक स्थान जो हैं वो बढ़ते गए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये ब्रिटिशर्स करते क्या थे कंपनी का, ये कंपनी में होता क्या था, फैक्ट्री में क्या होता था। तो मुख्य रूप से बाहर से जो ये चीज़ें मंगवाते थे, उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के आदी थे ही,
तो कॉफ़ी इनको लगती थी। चाय के आदि भारतीय होते हैं, जैसे आप और मैं हैं, है ना। और जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं ये लोग मंगवाते थे इंपोर्ट के रूप में। यहाँ से भारत से क्या भेजते थे, उच्च गुणवत्ता वाला जो कॉटन होता है, मतलब कपास होता है, वो अच्छी क्वालिटी का रेशम जो होता है वो, और साल्ट पीटर जिसको गन पाउडर भी हुआ बोला जाता है, ये मुख्य रूप से यहाँ से बाहर जाता था और उसी की वस्तुएं बन के वापस भारत आती थी और हम लोग उसको पैसे देके या उच्च पैसे देके उसको खरीद लेते थे। तो 1647 तक आप देखेंगे कंपनी ने लगभग 23 फैक्ट्रियाँ जो है स्टार्ट कर दी। 1600 में आई, 1608 में पहुँची और आप देखेंगे मात्र 30 से 40 साल में इतनी बड़ी स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, छीन हो जाएगी। ठीक है, 30 यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक फोर्ट विलियम में क्वेश्चन आता है कहाँ पे था, तो ये बंगाल में था। फिर बॉम्बे कैसल बोलते थे, ये बॉम्बे में था। और सेंट जॉर्ज जो मसूलीपट्टनम मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, बाद में स्थानांतरित हुआ, तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मद्रास में हुआ करता था। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। क्वेश्चन आ जाएगा कि बॉम्बे कैसल कहाँ पे था या फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कहाँ पर था या विलियम कहाँ पर था। तो आपको याद रखना है कि विलियम बंगाल में, बॉम्बे कैसल बम्बई में और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो मद्रास में। उसके बाद में आप देखेंगे 1717 में कंपनी के लिए एक शाही फरमान जिसको हम लोग बोलते हैं फरमान ऑफ फारुखसियर, तो ये एक मुग़ल शासक है ना, इसका एक फरमान आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जो कस्टोडियन ड्यूटीज़ थी, मतलब कुल मिला के जो उनको पैसे देने थे इसके बदले में, काम करने के बदले में, वो सारे के सारे मुफ्त में बांट दिए गए। किसके द्वारा? फारुखसियर के द्वारा। तो कई बार राजा जब पागल हो जाता है तो इस प्रकार की हरकतें करता है। मुफ्त कर दिया गया मतलब किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना उनको, सिर्फ आप व्यापार कर सकते हैं। 1917 में आप देखेंगे मुर्शद कुली खां जो हैं ये बंगाल का क्या कर गया, नया नवाब बन गया। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जो मुर्शद कुली खां हैं बंगाल का आप नवाब उनको बना दीजिए, और फारुखसियर जो कि कठपुतली शासक है ब्रिटिशर्स का, तो जैसा ब्रिटिशर्स बोलते जा रहे हैं ये वैसा करते जाता था। मुर्शद कुली खां भी बंगाल का नवाब तो बना, लेकिन ये केवल एक चेहरा था। एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर रही थी पूरे के पूरे भारत पे, और आज कर रही थी ब्रिटिशर्स के माध्यम से। अब ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो हैं उनका सामना यहाँ पर उन लोगों को करना पड़ा। आप देखेंगे कॉटन एसोसिएशन जो बाद में आप देखेंगे असाद कंपनी के रूप में बना, और इसको लाइसेंस जो है वो दिया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स प्रथम के द्वारा। ये कंपनी यहाँ पर आके काम करने लगी। सबसे पहली कंपनी मतलब आप बोल सकते हो यही थी, जिसको कॉटन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। बाद में आप देखेंगे ये जो कंपनी है मर्ज हो गई, और राइवल कंपनी थी इसकी, उसके साथ में क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी ये 1698 में। और आगे जाके 1702 में जो पुरानी कंपनी है और जो नई कंपनी है उसको मिल के एक नया नाम बनेगा, जिसको 1708 में कहा गया क्या, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप बोल सकते हो। और बाद में इसी कंपनी ने, ये पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, याद रखना, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, है ना। तो ये आर्बिट्रेशन के बाद में किया है ये। और 1858 तक जब आप देखेंगे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति वाला, ये 1858 तक रही, और बाद में इस कंपनी को समाप्त करके क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो गया। क्राउन रूल या बोल सकते हो कि कंपनी का शासन ख़त्म हो गया और ब्रिटिश सरकार का शासन जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से और कितने एक व्यवस्थित रूप में हम लोगों ने ये पूरे के पूरे भाग को समझ लिया और पढ़ लिया। तो हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स हमारे पास में आए। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रहकर उन्होंने अपने लिए नियमावली कैसे बनाई, और इस नियमावली को बनाने में उन्हें किस किस प्रकार की समस्याएं आई, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए संशोधन करके उन्होंने क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो सर्जित की, जिससे आने वाले समय आप देखेंगे एक मसौदा, एक ड्राफ्ट जो है तैयार होगा, और इस तरीके से हम लोग जो संविधान है या संविधान का जो प्रारूप है उसके अंदर उतर जाएंगे। अब आपकी एनालिसिस जो है वो क्या हो जाएगी, अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सही तरीका होता है मुख्य रूप से संविधान को पढ़ने का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा हिस्सा ही सही लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा।
ठीक समय पर जो जैसे आपको ये क्लास मिली है बाकी क्लासेस मिलेंगी। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो लोकेश सर अकेडमी आप लोगों के लिए हमेशा खुली हुई है। आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार से आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।